बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। कालादम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वजीर आला सरफराज बुगटी ने गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान काजी का एतराफी वीडियो बयान दिखा दिया। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में भी यही लोग मुलव्विस थे। मुनज़्ज़म अंदाज में मुल्क को तोड़ने की साजिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तान सुनाई जाती है उसमें कुछ सच नहीं। दहशतगर्दों के सहूलतकार शहरों में हो या पहाड़ों पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। जबरी गुमशुदगी की बातें रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CID पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये रियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तौर पे इस मिसिंग पर्सन को भी यूज़ किया गया है। दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा टूल अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब जो सेल्फ डिसअपीयरेंस है, आपकी तौसीफ से बशीर ज़ेब को कहता हूँ कि अपनी लिस्ट भेजो। अब ये सेल्फ डिसअपीयरेंसेस के बारे में कौन बात करता है? कम से कम अब हमारी तरफ से तो देयर इज़ नो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बिकॉज वी हैड अ लॉ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्लियामेंट बलूचिस्तान को लेके कंफ्यूज है। नेशनल एक्शन प्लान में कंफ्यूजन का आलम इससे अंदाजा लगा लें कि वो जो दहशतगर्दी है जो इस्लाम के नाम पर, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, खवारिज जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसको तो हमने उस डॉक्यूमेंट में दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। और इसको जो ये बलोचियत के नाम पे, सो कॉल्ड बलोचियत के नाम पे, ना ये बलोच रवायात में रहा है, ना ये बलोचियत से इनका कोई ताल्लुक है, ना ये बलोच अपने आप को कहलाएं। इन दहशतगर्दों को हमने उस डॉक्यूमेंट में भी अलहदा कर दिया। कोई मुज़ाकरात आपसे करना ही नहीं चाहता है तो क्या उनको इजाज़त दे दे, लाइसेंस टू किल दे दे, कोई लोगों को मारना शुरू कर दे। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान काजी ने कार्रवाइयों का इतराफ़ कर लिया है। वीडियो बयान में कहा है कि मोटरसाइकिल पर दहशतगर्द को मंजिल पर पहुंचाया। पुलिस मुकाबले में जख्मी दहशतगर्द को पनाह भी दी। हैर बेयार मरीज से राब्ते में था। जब मैं PhD कर रहा था पेशावर में तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विजिट में गया था कायदा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ ताल्लुकात हुआ। वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। बाद में उनमें से 2 मारे गए। कोयटा आया तो कोयटा में इन लोगों ने जो है मुझे इन कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। और तंजीम में मेरा जो तंजीमी नाम था वो पे हमीर था। तो पहला काम उन लोगों ने बताया था कि एक रीजनल कमांडर था, शिवदरस का नाम था, और पे बोहेर वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था। तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। और उसके बाद ये यहाँ तक नहीं, इसके बाद ये भी हुआ था कि पिछले नवंबर में मुझे डॉक्टर एबता ने आलवर किया था। उसने यही कहा था कि एक बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात में उसको अपने पास जगह दिया। वो रफीक बिजंजो था। तो उसके बाद मैंने किसी के हवाले किया। फिर दूसरे दिन वाक़े के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है फट गया था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी और जो मासूम शहरी हैं उनकी जानें ज़िया हो गई हैं। रिसेंटली मुझे टारगेट मिला था डॉक्टर हैदतान और खालिद की तरफ से। मैंने एक पिस्टल भी लिया था। पिस्टल मैंने एक खातून संगत के हवाले किया था। उसने जो है फिर टारगेट जो स्क्वाड होता है तंजीम का, उसके हवाले किया था। वो वहाँ पे यूज़ हुआ था। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या कि सरकारी मुलाजिम हैं उनको टारगेट करने में इस्तेमाल हुआ था। तो ये काम मैंने किए हैं, उनके साथ मैं मुंसलिक रहा हूँ इस सहूलतकारी में। ये है उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान। किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी की, मुआवनत की, क्या क्या कार्रवाई करते रहे, किस तरह उनकी मदद करते रहे, ये सब कुछ इन्होंने बताया। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया। कालादम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वजीर आला सरफराज बुगटी की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम बात करेंगे। हमारा साथ देंगे इसी सिलसिले में बात करने के लिए राशिद वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। राशिद साहब बताइएगा, एक तरफ तो ये कि हमारी फोर्सेस पाकिस्तान का अमन बचाने के लिए, बलोचिस्तान के अमन को तबाही से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस किस्म के किरदारों का सामने आना। हम बहुत तेजी के साथ में सफाई कर रहे हैं, तदारुक कर रहे हैं मसाइल का। जी बिल्कुल, ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं इसमें ऐसे तकरीबी ज़हन और जो नई नस्ल को सबूताज कर रहे हैं उनके अहसान को वो काम कर रहे थे, और वो हार्ड कोर दहशत गर्द है। ये तो अच्छा हुआ कि
ये आइडेंटिफाई हो गया, पकड़ा गया, और इसके बाद जो 14 अगस्त को तकरीब कारी का मंसूबा था वो नाकाम हुआ। मगर इससे पहले कई मंसूबों पे ये काम करवा चुका है। जाफर एक्सप्रेस वाले वाक़े में भी ये मुलव्वस है, रेलवे स्टेशन में भी ये मुलव्वस है, वो जो एक उस पे तकरीब कारी हुई थी। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि बहैसियत एक कौम हमें ये देखें कि हमारी यूनिवर्सिटियों का जो ये ढांचा है एडमिनिस्ट्रेटिव, इस पे किस किस्म के लोग हैं, वो कोताहियाँ हैं, क्यों उनकी नाक के नीचे ये इस किस्म के जो दहशतगर्द हैं ये अपना मज़मूम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बलूचिस्तान में और भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है। ये वक्त आ गया है कि इन यूनिवर्सिटियों को इन जो एलिमेंट्स हैं जो कि सबूताज कर रहे हैं कौम का बयानिया, उनके चुंगल से आज़ाद करवाया जाए, और इसी तरीके से हम ये जंग जीतेंगे। अदरवाइज हमारे लिए ये मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि अगर नई नस्ल के अजान को उन्होंने पोल्यूट कर दिया तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस दहशतगर्दी की इस जंग को जीतना। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, माजी में भी हमने मुतादिद इस तरह के वाक़यात देखे हैं जिसमें ये पढ़े लिखे लोग दहशत गर्दों के हाथ में खिलौना बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कराची में भी, कराची यूनिवर्सिटी के बाहर भी हमने ये देखा था कि ख़ुदकुश बमबार जो थी वो ख़ातून थी। एक तरफ ये गिरफ़्तार दहशतगर्द लेक्चरार है, इसकी अहलिया भी सरकारी मुलाजिम है, वालदा भी पेंशन वसूल करती हैं, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हमें सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं दी जाती। तो तज़ाद तो इन दहशत गर्दों की बात में अब दुनिया ने भी देख लिया है, सामने आ गया है बिल्कुल खुलकर। जी बिल्कुल, ये बैरूनी जो एजेंसियां हैं वो बड़ा जेनरसली इनको बैंक रोल कर रही हैं, इनको सपोर्ट दे रही हैं, इस बयानिए को तकवीत मिल रही है उस पैसे से जो बाहर से आ रहा है, और जो गलत बयानिया है वो बाहर जाता है, जो सही फैक्ट्स हैं वो दब के रह जाते हैं, और इस वजह से बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं। राइट्स के नाम पे ये लोगों को गुमराह करते हैं, हकीकत कुछ और होती है। अब आपने ये देख लिया है कि ये स्टेट की पूरी, अब ये जॉबलेस भी नहीं था ये लेक्चरर, इसकी फैमिली भी वेरी लुक्ड आफ्टर थी, मगर इसके जहन में वो सबूताज किया उस आइडियोलॉजी ने जो बहुत जहरीली आइडियोलॉजी है, जिसकी आबियारी एक्सटर्नल एजेंसीज रॉ वगैरह कर रही हैं और पैसा लगा रहे हैं इस चीज़ पे, और हम इससे आंखें मूंदे बैठे हैं, और यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे पनप रहे हैं लोग। ये यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ये उनका काम था कि इसको आइडेंटिफाई करें। इसका मतलब ये है कि जो बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटियां हैं उन पे बहुत कड़ी निगरानी की इस वक्त जरूरत है, और इन यूनिवर्सिटियों को इन अवामिल के चुंगल से निजात दिलानी होगी अगर हमने नई जनरेशन को साथ लेके चलना है। अच्छा ये फरमाइएगा, एक तरफ तो इस किस्म के लोग हो गए जिनको एजुकेशन मिली, स्कॉलरशिप्स मिली, अपॉर्चुनिटीज़ मिली, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स मिली, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए जिनकी तस्वीरें लाई जाती हैं, जिनकी फहरिस्तें लाई जाती हैं, जिनके लिए घंटों घंटों ट्रैफिक जैम किया जाता है, जिनके लिए कहा जाता है कि जी हमारा बंदा है, हमारी फैमिली है, ये मिसिंग पर्सन है और ये तो हमें मिला ही नहीं है, और वो मिलता है दहशतगर्द कोई कार्रवाई करते, कोई वारदात करते, वो किसी पहाड़ में छुपे हुए होते हैं, वो वहां से फायरिंग कर रहे होते हैं हमारे जवानों पर, हमारे पब्लिक के ऊपर, आम आदमी के ऊपर। तो तजाद ही तजाद, दहशतगर्दी का बहाना, और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है मकसद इनका। जी हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए अगर यही उस्मान इससे एक स्टेप आगे चला जाता और ये अगर पढ़ा लिखा ना होता तो फिर इसके पास क्या ऑप्शन थी? यही ऑप्शन थी ना कि ये बंदूक पकड़ के किसी दहशतगर्द तंजीम जो BLA है उसका फुट सोल्जर बन जाता। ये तो पढ़ा लिखा था, ये जहनों को प्रागंदा कर रहा था यूनिवर्सिटी की स्पेस में बैठ के, और यहाँ से अपना नेटवर्क ऑपरेट प्लानिंग कर रहा था। जिसकी निस्बतन तालीम कम हो वो बाहर जाएगा, उसके हाथ में बंदूक पकड़ा देंगे, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हुए अगर वो मारा जाएगा तो फिर उसके लवाकिन जो हैं वो ज़ाहिर है उसको लेके वो मिसिंग पर्सन का वो शो करेंगे, क्योंकि इनकी डेड बॉडीज वगैरह वो किस एक्शन में मारा गया है वो खुद लेके चले गए हैं, उसको सरहद पार करवा दी है, वहां मारा गया है किसी इंटरनल फ्यूड में, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो इसलिए क्या जाता है फिर, देखिए बात भी मुकम्मल करें और साथ में ये भी बताएं फिर रह क्या जाता है? जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसको फैमिली की जिसको पूरे उठा करके चले सपोर्ट दी, फिर वो शख्स जिसको मारना ही मारना है, पाकिस्तान से दुश्मनी निभानी है, अब सरकार करे तो क्या करे? जी सरकार को ये करना है कि ये थोड़ा सा असर्टिव होके इन पे यूनिवर्सिटीज पे तवज्जो देनी है। इनको एक तो फंडिंग अच्छी करें इनकी,
इनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है मेरिट पे लोग लगाएं और इसकी मॉनिटरिंग करें बड़ी कड़ी, और लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट दें। अगर इसको कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस की सपोर्ट भी चाहिए तो अभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, ब्यूटन है, बाकी ये दीगर 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है बलूचिस्तान में, तो इनको प्रोटेक्शन दें, रिसोर्सेज दें, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दें। यंग जो हमारा जो ये अगली जनरेशन है उसके जहन साजी करे, ये स्टेट का काम है, स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो, ना कि इनको इन लोगों के चुंगल पे छोड़ दे जो इनके जहन को प्रागंदा करें, और पैसे की जो इंड्यूसमेंट है उससे भी इनको दूर लेके जाएं, क्योंकि यंग जनरेशन को होप होनी चाहिए, जॉब्स मेरिट पे मिलने चाहिए, और उनको कोई आगे अगर होप होगी और उन पे तवज्जो दी जाएगी तो फिर इनको होप भी देनी होगी और एग्जाम्पल भी सेट करनी होगी, ऐसे ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो बिल्कुल सेट करनी होगी, क्योंकि ये जब तक रिट्रीब्यूशन नहीं होगी तो ये काम बिल्कुल आई एग्री कि रिट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है दुश्मन की जानिब से इन पढ़े लिखे नौजवानों को, यूथ को जो बलूचिस्तान में मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने बड़ी डिटेल में बताया कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, लेकिन उन लोगों से कैसे इस यूथ को बचाया जाए, कैसे उनको दूर रखा जाए, इंटेलिजेंस का निज़ाम कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि इन लोगों को जो आसानी से टारगेट हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके ऊपर बातचीत करके, जिनके ऊपर एक बयानिया बनाकर उनके सामने जो पेश किया जाता है, उनसे इनको दूर रखा जाए। देखिए जनाब, यूनिवर्सिटीज़ पे जहाँ तक ताल्लुक है, वाइस चांसलर आप अच्छा लगाएं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें कैपेबिलिटी हो एकेडमिक के साथ साथ। बलूचिस्तान शोरश ज़्यादा इलाकों में मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी, जनरल मुल्क की नहीं बात कर रहा। उसके बाद आप फैकल्टी को बड़ा कड़े स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजार के लगाएं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी तफसीलन आपने हमसे बात की, गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब का। एक और अहम खबर आपको देते हैं, स्वाबी की बात करते हैं, जहां मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए, जेर आब आ गए, नदी नालों में तुग़यानी की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ स्वाबी में रात से बारिश का सिलसिला जारी है, नदी नालों में तुग़यानी आ गए, टोपी बाजार खोड़ में गाड़ियां आबी रेले में बह गए, पानी घरों में दाखिल हो गया, लोग जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ तो मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, पानी का रेला किस शिद्दत के साथ आ रहा है और गाड़ी बिल्कुल तिनके की तरह इसके साथ में डोल रही है। ये वो गली है जहां घर भी है, जहां मकान भी है, जहां दुकानें भी हैं और लोग बहुत परेशानी का शिकार है। ये गाड़ी का हाल है, लोग इस पानी से, इस शिद्दत के पानी के रेले से अपने आप को बचाने के लिए इन मकामात से दूर जा रहे। देखिए किस तरह से गाड़ी बह बह करके, पानी के आगे कुछ नहीं टिक रहा, किसी का वजूद नहीं टिक रहा। पानी इस कदर तेजी, इस कदर शिद्दत के साथ में रेला आगे आ रहा है, गाड़ियों की गाड़ियां यहां से बहती चली जा रही हैं, इस बहाव के आगे कुछ टिक नहीं पा रहा। लोग भी छतों के ऊपर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो मौसम कितना हसीन, और जमीन पर देखो तो हालात किस कदर परेशान कुन है। लोग छतों पर खड़े हुए हैं, अपनी फैमिलीज को, अपना जो सामान उठा सके उसको मूव कर दिया उन्होंने छतों के ऊपर, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से मामूल पर आ सके हालात। यहाँ पर पानी इस कदर बरसा है, बारिश रात से इस कदर हुई है कि पानी जो ज़ेरी इलाके हैं, जो नीचे की तरफ इलाके हैं, वहां पानी जमा होना शुरू हो गया। पानी का रेला भी आप देख सकते हैं, एक तरफ तो बाजार के मनाजिर जहां से पानी का रेला गुजर रहा है और दूसरी तरफ है छतों के मनाजिर जहां पर लोग हैं, परेशान है और छतों पर पहुंच गए हैं। बुनेर में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। पीर बाबा बाजार में सैलाब ने तमाम दुकानों का सफाया कर दिया, कई दुकानें मुनहदिम हो गईं। ताजिर बचा हुआ सामान तलाश करने और सफाई के अमल में मसरूफ़ हैं। ताजरों का शिकवा है कि हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने कोई मदद नहीं की, अपनी मदद आपके तहत हम काम कर रहे हैं। बाजार की सूरत हाल बताएंगे समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान। अजवे के बुनीर पीर बाबा के बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सैलाब की वजह से ये तबाहकारियाँ
یہاں پر ہوئی ہیں۔ اس بازار میں 1300 سے 1500 کے قریب دکانیں موجود تھی، اور جو کیمرامین اسد ابھی آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ بازار کا حال ہوا ہے جس میں ابھی بھی صفائی کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ یہاں کے جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر کام جو ہے انیشلی اور اس کے بعد بھی وہ یہاں کے مقامی لوگوں نے یہاں پر کیا ہے۔ کچھ اپنے مدد آپ کام کر رہے ہیں، کچھ حکومت کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور آپ کا سما والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بھی اینی ٹائم پہ پہنچے ہیں۔ یہ 2-3 دن پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے لوگ، کچھ لوگ اپنے مدد آپ کر رہے ہیں، کچھ حکومت کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ اس علاقے میں اب آہستہ آہستہ ترقی کا کام بحال ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اور درجن دکانیں یہاں پر ایسی ہے جس میں بہت زیادہ سامان پڑا ہوا تھا، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سارا سامان جو ہے وہ سیلاب اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی ہے۔ جی شہاب الرحمان نے اپڈیٹ کیا۔ بنیر کے پیر بابا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے MS ڈاکٹر امتیاز کا کہنا ہے تباہ کن سیلاب کے بعد اب تک 110 لاشیں یہاں لائی جا چکی، جہاں بحق افراد میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ یہ میرے میڈیکل کیریئر میں فرسٹ ٹائم اس طرح لاشیں آئی، اسپیشلی بچوں کے اور خواتین کے، کہ ان کے مطلب جس طرح لاشیں تھی وہ الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جو حالات ہم 3-4 دن سے گزر رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے ایمرجنسی الرٹ ہے، اور لاش ابھی بھی کل رات تک 13 لاش ہم نے ریسیو کر دی، اس میں زیادہ تر بچے خواتین ہیں۔ تو اب ہمارے ٹوٹل ڈیٹا جو ہے وہ 116 ڈیڈ باڈی ابھی تک پہنچی ہے۔ ادھر ایبٹ آباد نتھیا گلی ایوبیہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، سڑکوں پر ہر طرف پانی ہی پانی ہے، ندی نالوں میں طغیانی، شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ تفصیلات بتائیں گے سما کے نمائندے عاطف قیوم۔ جی بالکل، ایبٹ آباد، حویلیاں، نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیہانی میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس جب پل کے مقام کے اوپر جو ہے پانی آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک وہاں پہ معطل ہو چکی ہے، شہری پانی کے اندر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں۔ ریسکیو کاروائیاں جو ہے وہ ابھی شروع ہوئی ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پانی کو نکالا جائے، لیکن موسلادھار بارش جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، جس کے باعث وہاں پہ امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ گلیات کے اندر بھی مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ سلائیڈز وغیرہ آئی ہوئی ہیں اور ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے آئندہ 3 روز تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ انتظامیہ نے جو ہے ایک الرٹ جاری کیا ہے کہ ندی نالوں کے قریب جتنے لوگ رہائشی ہیں وہ بھی محفوظ مقامات کے اوپر جو ہے وہ منتقل ہو جائے۔ اسی طرح جو سیاح ہیں گلیات آنے والے وہ بھی اپنی گاڑیاں وغیرہ جو ہے کسی قسم کے ندی نالے کے قریب جو ہے وہ نہ لے کے جائے۔ عاطف قیوم نے اپڈیٹ کیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، متاثرہ اضلاع، یہاں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں بارش کے باوجود بھی پاک آرمی کے دستے یہاں پر متحرک ہیں۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں متاثرین کو راشن اور دیگر سامان پہنچایا جا رہا ہے، مہیا کیا جا رہا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے راستہ کھولنے، ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی ملبے سے زخمیوں اور لاشوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز کیمپس لگا کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، انہیں مفت دوائیں دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں بارش کے باوجود بھی پاک آرمی متحرک ہے۔